अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर किसी भी वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको बेहतर लगे आप अपनी स्टोरीज को शेयर करें। आपका स्टोरीज को शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बड़ी एक समझ लें कि दुख भरी कहानी है और ये स्टोरी हमें हमारी एक रेगुलर लिसनर हैं जो कि रेगुलरली कमेंट किया करती हैं, उन्होंने शेयर की है और उनकी ख्वाहिश है कि उनका नाम ना लिया जाए। ये बताती हैं कि 2007 और 2008 में इनकी जो पुप्पो थी उनकी शादी बड़ी धूमधाम से की गई। इनकी जो फैमिली थी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा स्टेबल लोग थे और इनके पप्पो की जिस फैमिली में शादी हो रही थी वो लोग ना तो ख़ानदान वाले थे ना ही फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल थे। बहरहाल ये एक अच्छा जोड़ था और इस जोड़ को देखने के बाद घर के जो बुज़ुर्ग थे या जो बड़े थे उन्होंने अपने तौर पे यही बेहतर समझा कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। ये टोटली एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने शादी को करवाने में अपना किरदार अदा किया था। जब 2007 में या 2008 में इनकी पुप्पो की शादी हुई तो शादी के फौरन बाद से जैसे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लड़की या लड़का कितना खुश हैं, तो वैसे ही जो भी सराउंडेड के लोग थे या जो फैमिली मेम्बर्स थे सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश थे और सबको यकीन था कि ये दोनों भी आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजरा वैसे वैसे इनकी जो पुप्पो थी उनके चेहरे की जो रंगत थी वो देखते ही देखते बदलती चली जा रही थी। हालांकि जब भी उनसे पूछा जाता या उनसे बात की जाती तो सबको यही कहती कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरा जो शौहर है वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता है। अब जब भी वो इस तरह की बात करती तो जितने भी लोग थे वो सेटिस्फाई हो जाते और उनको ऐसा लगता कि वाकई में ये खुश होगी। लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि देखते ही देखते ना सिर्फ उनका कलर डिम होता चला जा रहा था बल्कि उसके साथ साथ उनके जो चेहरे की रौनक थी वो ख़त्म होती चली जा रही थी। बिला आखिर जब शादी को तकरीबन 1 या सवा साल का अरसा गुजर गया तो इस दौरानिए में ना तो इनकी औलाद हुई थी और ना ही इन लोगों का कोई इस तरह का प्लान नजर आता था। खैर, जैसे ही 2010 जनवरी शुरू हुआ तो ये बताती है कि जैसे ही जनवरी शुरू हुआ वैसे ही देखते इनकी जो फुप्पो थी वो बीमार से बीमार होती चली गईं और 1 साल के अंदर अंदर वो इस कदर बीमार हो गईं कि वो बेड पे आ गईं। मुख्तलिफ डॉक्टरों से, मुख्तलिफ लोगों से इनका इलाज करवाने की कोशिश की गई। जिन डॉक्टर्स के पास भी जाते वो बहुत सारे टेस्ट बताते, हम वो सारे के सारे टेस्ट करवाते, सारी की सारी जो रिपोर्ट्स थी वो क्लियर आती। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी कोई ना कोई ऐसा गम ज़रूर मौजूद था जो मेरी फुप्पो को देखते ही देखते खाता चला जा रहा था। और फिर वही हुआ कि ये मुकम्मल तौर पे बेड पे आ गईं और इस कदर बीमार हो गईं कि हमारे जो दादा दादी थे उन्होंने यही बेहतर समझा कि अब फुप्पो को बजाय इसके कि फुप्पा के घर में रखा जाए, हम इनको अपने घर में बुला लेते हैं और इनकी तेमादारी करने की या इनका ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। और ऐसा हुआ भी करता है कि जब आप अपने पेरेंट्स के करीब होते हैं
तो आपकी जो बीमारियां हैं या जो आपकी तकालीफ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होती चली जाती हैं। खैर, पुप्पो जब से दादा दादी के घर में या हमारे घर में वापस आई थी, तो उसके बाद भी इनकी जो तबीयत थी वो सही होने के बजाय ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी। ये बताती हैं कि इस साल के अंदर अंदर ही पुप्पो इस कदर बीमार हो गई कि अब हम लोगों को यकीन हो चला था कि किसी भी दिन इनका इंतकाल हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ कि सितंबर 3 थी और हम लोग सारे के सारे घर में मौजूद थे कि एकदम से पुप्पो की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। और जब हम लोग लेके उनको अस्पताल पहुंचे तो वहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने कंफर्म किया कि इनका इंतकाल हो चुका है। ये एक ऐसी खबर थी जिसने हम सबको, ख़ास तौर पे दादा दादी को, बहुत ज़्यादा गम में मुब्तला कर दिया था। बज़ाहिर देखने से जो हमारे फुप्पा थे वो भी गम का शिकार लग रहे थे, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता था और मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे फुप्पा हैं ये दोहरी शख्सियत के मालिक हैं। पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग थी जो मेरे अंदर पैदा हो चुकी थी और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जो पुप्पो की तबीयत ख़राब हुई है या जो कुछ उनके साथ हुआ है, इस सब का अगर कोई शख्स जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पुप्पा हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर, पुप्पो का इंतकाल हो गया और जिस दिन उनका सोयम था तो अब जो कब्रिस्तान की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हुआ करती हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ में जिसका इंतकाल होता है उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको कब्रिस्तान का जो गोरकन होता है या वहाँ की जो एडमिन होती है उसको प्रोवाइड करनी होती है, ताकि फिर वो उसके ज़रिए डेथ सर्टिफिकेट को प्रोसेस कर सके। खैर, सोयम वाले दिन एकदम से पुप्पो का जो शनाख्ती कार्ड था उसकी ज़रूरत महसूस हुई। अब हमारे जो पुप्पा थे वो ऑलरेडी हमारे साथ घर में मौजूद थे, तो उन्होंने जो मेरा छोटा भाई था उसको कहा कि तुम जाओ और मैं तुम्हें घर की चाबी दे रहा हूँ, तुम ऊपर जाओगे तो फर्स्ट फ्लोर में जो कमरा मौजूद है उस कमरे के अंदर ड्रॉस के अंदर इनका शनाख्ती कार्ड रखा हुआ है। अब ये सुनने के बाद जो मेरा भाई था उसने मेरे पुप्पा से घर की चाबी ली, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी लेके सीधा पुप्पो के घर की तरफ रवाना हो गया। जब मेरा भाई घर से निकला था तो शाम के तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था और मगरिब होने में तकरीबन 1 या 1.5 घंटे का टाइम बाकी बचा था। इत्तेफाक से जो मेरा भाई गाड़ी लेके निकला था वो रास्ते में ख़राब हो गई और उसको सही करवाते करवाते मगरिब या उसके बाद का टाइम शुरू हो गया। मेरा भाई बहरहाल जब पुप्पो के घर में पहुंचा तो मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो चुका था और रात के तकरीबन 7:30 या 8 बजे का टाइम था। मेरा भाई बताता है कि उसने जब गेट खोला और गेट खोलने के बाद वो स्टेयर से होता हुआ पुप्पो के कमरे की तरफ बढ़ा तो उसको उसी वक्त लगा कि जैसे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कोई मौजूद है जो मुसलसल चल रहा है या वॉक कर रहा है। हालांकि इस पूरे के पूरे घर में पुप्पो और पुप्पा रहा करते थे और इन दोनों के अलावा इस पूरे घर में कोई भी मौजूद नहीं था। अब मेरे भाई ने जल्दी से पुप्पो का शनाख्ती कार्ड निकाला और निकालने के बाद स्टेयर से होता हुआ नीचे की तरफ बढ़ने लगा। मेरा भाई बताता है कि जैसे ही स्टेयर्स खत्म हुई और ये फ्लोर के ऊपर आया तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि जो स्टेयर्स हैं उन स्टेयर्स से किसी ने नीचे उतरना शुरू किया है और ये जो आवाज़ थी ये बड़ी वाज़े आवाज़ थी और क्लियरली पता चल रहा था कि कोई ऊपर से नीचे आ रहा है। खैर, जैसे ही इसने पलट के देखा तो मेरा भाई बताता है कि मैंने देखा कि स्टेयर्स के ऊपर से जो हमारी पुप्पो हैं जिनका इंतकाल हो चुका था या जिनका आज सोयम था
वो नीचे उतरती हुई आ रही हैं। उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ या झाइयाँ मौजूद हैं और उनका जो चेहरा है वो बहुत ही खौफनाक शक्ल में तब्दील हुआ हुआ है। उन्होंने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ है और एक अजीब सी बेचैनी है जो उनके चेहरे पे मौजूद है। देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नाखुश हैं या किसी परेशानी का शिकार हैं। अब मेरा भाई बताते हैं कि जैसे ही मैंने पुप्पो को ऊपर से नीचे आते हुए देखा तो मैं तो मुकम्मल तौर पे पजल हो चुका था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि पुप्पो का अभी इंतकाल हुआ है, वो यहाँ पे भला कैसे आ सकती हैं। खैर जैसे तैसे हिम्मत करके ये मुड़ा और जितना जल्दी हो सकता था गेट से बाहर निकला और गेट से बाहर निकलते ही इसने दरवाजे को बंद कर दिया। ये बताता है कि जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला तो मुझे अंदर की तरफ से पुप्पो के चीख चीख के रोने की या चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ये इस कदर खौफनाक मंजर था जो मैं कभी अपने वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता था। खैर मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठा। मेरे हाथ पैर फूल चुके थे, मेरा बीपी शूट कर चुका था। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जैसे तैसे वापस अपने घर पहुंचा। यह बताता है कि मैं घर पहुंचने के बाद समझने से कासिर था कि मैं घर वालों को ये किस्सा, ये कहानी बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि अगर मैं इस तरह की बात करूंगा तो हो सकता है ज़्यादातर लोग कहें कि तुम्हारा वहम है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, या फिर ये कहें कि क्योंकि तुम पुप्पो से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वहाँ पे मौजूद थी। ये बताता है कि उस दिन तो मैंने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जो बात थी मेरे जहन में महफूज हो चुकी थी और मैं किसी भी तरह इस बात को हजम करने को तैयार नहीं था। इसी तरह कुछ मजीद दिन गुजरे, यानी कि पुप्पो का 40वां होने में 1 या 2 दिन बाकी थे। मेरे चाचू की आदत है कि वो रात में 1 या 1:30 बजे तक वापस आया करते हैं। तो वैसे ही वो दोस्तों वगैरह में बैठे हुए थे और रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। जब वो वापस घर में आए तो उनको भूख महसूस हो रही थी और उनकी आदत थी कि जब भी उनको रात में भूख लगा करती थी तो किचन में जाते थे, वहाँ से फ्रिज में कुछ मौजूद होता था, वो निकाल के खाने लगते थे। खैर चाचू बताते हैं कि जैसे ही मैं किचन के अंदर एंटर हुआ, इससे पहले कि मैं लाइट खोलता तो मैंने अंदर की तरफ का जायजा लिया। मुझे अंदर की तरफ से किसी के सांसें लेने की या कहराने की आवाज आ रही थी। पहले मैं समझा कि हो सकता है शायद कोई बिल्ली वगैरह अंदर मौजूद हो, लेकिन जब मैंने मुकम्मल तौर पे गौर किया तो मैंने देखा कि जहां पे फ्रिज मौजूद है उस फ्रिज के बिल्कुल बराबर में कोई खड़ा हुआ है और जो भी वहां पे मौजूद है वो यकीनन कोई औरत है। मेरे चाचू ने जब मज़ीद गौर किया तो उनको ऐसा लगा कि जैसे फ्रिज के बराबर में हमारी मरहूमा पुप्पो खड़ी हुई हैं और वो वहाँ पे खड़े होके मुसलसल रो रही हैं। अब जैसे ही चाचू को ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पे पुप्पो मौजूद हैं तो वो एकदम से पलटे और पलटने के बाद उन्होंने लाइट ऑन की। लाइट ऑन करने के बाद चाचू बताते हैं कि जब मैंने दोबारा से वहां पे देखा तो वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। इन्होंने ये सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि मैं भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था और अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं रात के टाइम में वापस आता था और इसकी शादी नहीं हुई थी तो मैं उसको कहा करता था कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। खैर काफ़ी देर तक चाचू वहाँ पे खड़े रहे, इनकी आंखों में भी आंसू आ गए
और इनको पप्पो की शिद्दत से याद आने लगी। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और उसके बाद कुछ अजीब किस्म के ख्वाब हम सब ने देखना शुरू किए। जैसे कि सबसे पहले जो हमारे दादा थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि मेरी फुप्पो जो है अपने घर में, यानी कि जो उनका ससुराल था, यानी जहाँ वो अपने शौहर के साथ रहा करती थी, उस घर के अंदर अपने शौहर के साथ बालकनी में खड़ी हुई हैं। मेरे फुप्पा के हाथ में एक इंजेक्शन मौजूद है और मेरे फुप्पा ये इंजेक्शन मेरी फुप्पो को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो इंजेक्शन लेके मेरी फुप्पो की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही मेरी फुप्पो जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इसी दौरानिए में इनकी आंख खुल जाती है। अब ये जो ख्वाब था, ये ना सिर्फ मेरे दादा को, ना सिर्फ मेरी दादी को, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके सारे घर वालों को, हम सबको आना शुरू हो चुका था। और यही सेम ख्वाब कभी मुझे आता, कभी मेरे भाई को आता। इवन कि मेरी अम्मी ने भी यही सेम ख्वाब बहुत दफ़ा देखा था। अब मेरे दादा ने पहले दादी से जिक्र किया और जब दादा ने दादी को बताया तो दादी कहने लगी कि यही ख्वाब मैंने भी देखा है। फिर इस तरह आपस में जब सब घर वालों की, पूरे ददियाल वालों की बातें शुरू हुई, तो बारी बारी सब लोगों ने अपने अपने ख्वाब और अपने साथ होने वाले वाकयात शेयर किए। अब हम लोगों को थोड़ा सा शक होने लगा था कि जो हमारी फुप्पो का इंतकाल हुआ है या जो इनकी बीमारी थी, वो किसी भी तरह नॉर्मल नहीं थी। मेरे चाचू चाहते थे कि जो हमारे फुप्पा हैं उनसे बराह रास्त पूछा जाए कि हमें इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं, कहीं फुप्पो के इंतकाल में आपका किसी भी किस्म का हाथ तो शामिल नहीं है। लेकिन हमारे जो दादा दादी थे, वो चाहते थे कि इससे पहले हम फुप्पा से मालूमात करें या उनसे इस बारे में पूछें। हमें चाहिए कि जो भी ख्वाब हमें आ रहे हैं, ये हम किसी ऐसे बंदे को बताएं जो दीन की समझ रखता हो और वो हमें इन ख्वाबों की ताबीर बता सके। खैर, इसी दौरानिए में जब हम लोगों ने एक ऐसे शख्स से राब्ता किया और उसको अपने साथ होने वाले वाकयात या ख्वाब बताए, तो वो कहने लगा कि आपकी जो बेटी थी, यानी जो हमारी फुप्पो थी, वो यकीनन किसी तकलीफ में थी या किसी तकलीफ में उनका इंतकाल हुआ था और वो जिस भी तकलीफ में मुब्तला थी, वो इस बारे में आप लोगों को बताना चाहती थी। लेकिन बदकिस्मती कि उनका इंतकाल हो गया और वो अपने साथ पेश आने वाली मुश्किलात या मसाइल का आप लोगों से जिक्र नहीं कर सकी। मेरा मशवरा यही है कि जो इनके शौहर थे, उनसे राब्ता करें, उनसे मालूमात लें और थोड़ी सख्ती करके उनसे पूछें कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। ये बताती है कि उसके बाद मेरे जो दादा दादी थे, उन लोगों ने फुप्पा को फ़ोन किया और उनको कहा कि आप टाइम निकालें, हमें आपसे मुलाकात करनी है। मेरा ख्याल है कि फुप्पा को जब हम लोगों ने फ़ोन किया था तो जुमेरात या जुम्मे का दिन था और फुप्पा ने कहा कि मैं अगले हफ्ते आपके पास चक्कर लगाता हूँ। आजकल मैं किसी काम की वजह से मसरूफ़ हूँ और जैसे ही अगले हफ्ते मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों से मुलाकात करूंगा। यह कहने के बाद हम लोग अगले हफ्ते का इंतज़ार करने लगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, और जब 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद भी फुप्पा ना आए तो दादा दादी ने उनको दोबारा से कॉल की और जब हमने दोबारा से उनको कॉल की तो उनका जो नंबर था वो ऑफ जा रहा था। खैर, अब हमें अंदाजा हो चुका था कि मामला कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। उसी रात मेरा भाई, मेरे चचा, मेरे एक मामू सीधे फुप्पा के घर की तरफ गए
और ये लोग फैसला करके गए थे कि वहाँ जाके थोड़ी सख्ती करेंगे, गुस्सा करेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या तकलीफ़ थी जो आप हमारी बहन को या हमारी फुप्पो को देते चले जा रहे थे। ये बताती हैं कि जब मेरे घर वाले या जितने भी मर्द थे उनके घर पहुंचे तो वहां पे ताला लगा हुआ था, और जब आगे पीछे के लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से उनके बारे में पूछा गया तो उन मोहल्ले वालों ने ये बताया कि अभी 2 दिन पहले ये जो साहब थे, जो कि हमारे फुप्पा थे, इन्होंने किसी लड़की से शादी की है और शादी करने के बाद उसको लेके बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। ये बताती हैं कि वो दिन है और आज का दिन है, हमारे जो फुप्पा हैं वो अब तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। अल्लाह जाने उन्होंने ऐसा क्या काम मेरी फुप्पो के साथ किया था कि जो मेरी फुप्पो थी वो बीमार होके इस दुनिया से रुखसत हो गई। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, जिंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।